हम अक्सर सुनते हैं ना कि भारत में सरकारी नौकरी पाना जितना मुश्किल है, किसी को सरकारी नौकरी से निकालना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये तो एक बहुत ही आम धारणा है हमारे समाज में, है ना। सबको ये लगता है कि एक बार सरकारी ठप्पा लग गया तो बस आपकी लाइफ सेट है, मतलब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन सच कहूं तो ये धारणा कि सरकारी नौकरी का मतलब पूर्ण अभयदान है, ये असल में एक बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक, यानी हमारी भारत सरकार का पूरा ढांचा कुछ बेहद सख्त और बारीकी से लिखे गए नियमों पर टिका है। तो अगर ये नियम ना हो तो क्या होगा? अगर ये नियम ना होना तो लाखों कर्मचारियों वाली ये विशाल मशीनरी, मतलब आप समझिए, एक ही दिन में ढह जाएगी, काम ही नहीं हो पाएगा। अरे वाह, तो आज की हमारी स्पेनिंग चर्चा का मिशन भी यही है। हम इसी अदृश्य नियम पुस्तिका को डिकोड करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि सरकार अपने कर्मचारियों को काम पर रखती कैसे है, और जब वे कोई गलती करते हैं तो उन्हें दंडित कैसे किया जाता है। बिल्कुल। और भले ही ये नियम दशकों पुराने हों, लेकिन आज भी ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जवाबदेही कैसे तय करता है। सही बात है। ये 1965 के नियम, यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स, आज भी हमारी नौकरशाही की असली रीढ़ है। भरकम बातों पे जाने से पहले मुझे लगता है ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी मशीनरी का ढांचा बनता कैसे है। हाँ बिल्कुल, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर हम नियमों के क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्रोत मुख्य रूप से दो तरह की सेवाओं का जिक्र करते हैं, एक सीसीएस और दूसरा जीसीएस। जी। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो सीसीएस यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ी नेशनल फ्रेंचाइजी की तरह है, जैसे मान लीजिए रेलवे सर्विस या फिर पोस्टल सर्विस। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मतलब आप देश के किसी भी कोने में काम कर रहे हो, आपके लिए नियम, नीतियां और प्रमोशन के तरीके एकदम एक जैसे होंगे, है ना। हाँ, ये तुलना एकदम सही है। देखिए, केंद्रीकृत सेवाओं का फायदा ही यही होता है कि उनमें एक रूपता होती है, नियम हर जगह समान होते हैं। लेकिन प्रशासन सिर्फ रेलवे या पोस्ट ऑफिस से तो नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। सरकार को ऐसे विशेषज्ञों की भी जरूरत होती है जिनका काम किसी एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित हो, और यहीं पर जीसीएस यानी जनरल सेंट्रल सर्विस की भूमिका आती है। अच्छा, तो इसका मतलब जीसीएस एक तरह के बुटीक स्टोर की तरह है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर वित्त मंत्रालय को किसी खास आर्थिक विश्लेषक की जरूरत है या रक्षा मंत्रालय को किसी विशेष तकनीकी सलाहकार की जरूरत है, तो उनका काम बाकी पूरी सरकार से अलग होगा। एकदम सही विश्लेषण। ऐसे विशेष पदों को ही जीसीएस में रखा जाता है और उनके नियम उसी विशेष मंत्रालय द्वारा उनकी जरूरतों के हिसाब से तय किए जाते हैं। समझ गया। अब देखिए, सेवा चाहे जो भी हो, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हम इन अधिकारियों की नियुक्ति की बात करते हैं। खासकर वो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति। हाँ बिल्कुल। यहाँ कानूनी दस्तावेज में ना एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। स्रोत के अनुसार इन अधिकारियों की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, यानी नियुक्ति करने वाला जो प्राधिकारी है, वो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही लिखा है नियमों में। अब अगर तार्किक रूप से सोचें तो भारत के राष्ट्रपति हर दिन राष्ट्रपति भवन में बैठकर लाखों अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन तो नहीं कर रहे होंगे। मतलब ये तो संभव ही नहीं है। ये तो किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह लगता है ना, जहां हर कर्मचारी की ऑफर लेटर पर फाउंडर का नाम छपा होता है, लेकिन असल में पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है वो कोई एचआर मैनेजर संभाल रहा होता है। सही कहा आपने। तो अगर राष्ट्रपति खुद साइन नहीं कर रहे तो पक्का ये काम किसी मंत्री के स्तर पर हो रहा होगा। आपका यह निष्कर्ष प्रशासनिक वास्तविकता के एकदम करीब है। देखिए, जब हम नियमों में प्रेसिडेंट पढ़ते हैं ना, तो इसका असल मतलब देश के महामहिम राष्ट्रपति से नहीं होता है। अच्छा, तो फिर किससे होता है? इसका प्रशासनिक अर्थ उस विशेष विभाग के मिनिस्टर इंचार्ज से होता है। ओके, मतलब जब किसी ग्रुप ए अधिकारी के नियुक्ति पत्र पर लिखा होता है कि राष्ट्रपति के आदेश से, तो इसका तकनीकी मतलब यही है कि संबंधित मंत्रालय के मंत्री ने उस फाइल को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल उनके नाम पर मंत्री द्वारा ही किया जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर मंत्री नियुक्ति कर रहा है तो उन स्वायत्त संस्थाओं का क्या होगा जहां सरकार या राजनीतिक कार्यपालिका का दखल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? जैसे यूपीएससी, वहां तो ये वीएम सीधा टकराव पैदा कर देगा ना, क्योंकि अगर मंत्री नियुक्ति करेगा तो संस्था की जो स्वतंत्रता है वो तो खत्म ही हो जाएगी। बहुत ही शानदार सवाल है आपका,
और आपको बता दूं कि 1965 के नियमों को बनाने वालों ने इस टकराव की कल्पना पहले ही कर ली थी। अच्छा, तो उन्होंने क्या समाधान निकाला? इसीलिए स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद का जिक्र है। चूंकि यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसलिए वहां ग्रुप ए की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की शक्ति सीधे यूपीएससी के चेयरमैन को सौंप दी गई है। अरे वाह, मतलब पावर ट्रांसफर कर दी गई। हाँ, इसे प्रशासनिक भाषा में डेलीगेटेड पावर कहते हैं। इसी तरह ग्रुप बी के अधिकारियों के लिए ये शक्ति यूपीएससी के सेक्रेटरी को दे दी गई है। मतलब वहां किसी मंत्री का कोई दखल नहीं होता। इसका मतलब नियम बनाने वाले हर संभावित समस्या के लिए पहले से ही एक बाईपास तैयार करके बैठे थे। बिल्कुल, वो बहुत दूरदर्शी थे। लेकिन एक बात बताइए, आम श्रोता के लिए ये जानना इतना अहम क्यों है कि नियुक्ति कौन कर रहा है? मतलब क्या यह सिर्फ एक तकनीकी जानकारी है या इसका आगे चलकर कोई बड़ा प्रभाव भी पड़ता है? इसका प्रभाव बहुत बहुत गहरा है। प्रशासनिक कानून का ना एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है जो कहता है कि नियुक्ति करने वाले अधिकारी से निचले स्तर का कोई भी अधिकारी आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता। अच्छा जी, जिसे हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहते हैं। यानी वो अधिकारी जो सजा तय करेगा, उसका स्तर कम से कम अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बराबर तो होना ही चाहिए। ओहो, अब कड़ियां जुड़ रही हैं। मतलब अगर किसी अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति या मंत्री के नाम से हुई है, तो कोई जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर स्तर का अधिकारी बस ऐसे ही गुस्से में आकर उसे सीधे बर्खास्त नहीं कर सकता। एकदम सही पकड़े हैं आप। ये तो एक बहुत ही मजबूत चेक एंड बैलेंस है, ताकि जूनियर अधिकारी अपने सीनियर्स को या अपने बराबर वालों को मनमाने ढंग से सिस्टम से बाहर ना कर सकें। यही इस नियम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम में शक्ति का दुरुपयोग बिल्कुल ना हो। अब जब हम समझ चुके हैं कि नियुक्ति कौन करता है, तो अगला बड़ा सवाल ये आता है कि जब कोई कर्मचारी लाइन पार करता है या नियम तोड़ता है तो उसे सजा कैसे दी जाती है ना? बिल्कुल, और यहीं से रूल 11 यानी पेनाल्टीज की एंट्री होती है। जी, स्रोत बताते हैं कि कुल 9 प्रकार की पेनाल्टी निर्धारित की गई हैं, जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है, 4 माइनर पेनाल्टी और 5 मेजर पेनाल्टी। सही। अगर मैं इसे फिर से एक एनालॉजी से समझूं, एक वीडियो गेम की तरह। हाँ, बताइए। तो माइनर पेनाल्टी ऐसा है जैसे गेम खेलते वक्त आपकी हेल्थ बार थोड़ी कम हो जाए। हाँ। या कुछ समय के लिए आपकी स्पीड धीमी कर दी जाए। आप अभी भी गेम का हिस्सा हैं और खेल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मेजर पेनाल्टी का मतलब है कि आपका लेवल ही गिरा दिया जाए, आपके सारे पॉइंट्स छीन लिए जाएं, या फिर आपको गेम से ही हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाए। ये वीडियो गेम वाली एनालॉजी चीजों को बहुत ही साफ कर देती है। चलिए पहले उस हेल्थ डैमेज या माइनर पेनाल्टीज को समझते हैं। हाँ। तो सबसे पहली और सबसे आम सजा होती है सेंसर यानी निंदा करना। इसके बाद आता है प्रमोशन रोकना, या फिर अगर कर्मचारी ने सरकार का कोई आर्थिक नुकसान किया है तो उसकी सैलरी से रिकवरी करना। यहाँ मुझे एक छोटी सी शंका है। जी, पूछिए। अगर किसी को सेंसर की सजा मिलती है, यानी सिर्फ उसकी निंदा की जाती है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? मतलब इसमें तो न उसकी सैलरी कट रही है और ना ही उसकी नौकरी जा रही है। देखने में तो ऐसा ही लगता है। हाँ, ये तो मुझे स्कूल में मिलने वाली किसी साधारण सी चेतावनी जैसा लगता है। सतह पर ये भले ही एक साधारण चेतावनी लगे, लेकिन सरकारी तंत्र में ना इसका असर बहुत गहरा होता है। देखिए, सेंसर कोई ऐसी वैसी जुबानी डांट नहीं है। तो फिर ये काम कैसे करता है? ये कर्मचारी की सर्विस बुक और उसकी जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट होती है, जिसे ACR कहते हैं, उसमें हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। ओह, हमेशा के लिए? बिल्कुल। और जब भी भविष्य में उसके प्रमोशन की बात आएगी या उसे किसी अहम पद पर बिठाने का विचार होगा, तो वो सेंसर की एंट्री एक लाल झंडे की तरह सामने आ जाएगी। बाप रे। जी, कई बार सिर्फ एक निंदा के कारण अधिकारियों के प्रमोशन सालों तक लटक जाते हैं। इसका मतलब कागज पर लिखी एक छोटी सी टिप्पणी पूरा का पूरा करियर धीमा कर सकती है। इसके बाद एक और माइनर पेनाल्टी का जिक्र है ना, जिसे रूल 3A कहा गया है। हाँ, रूल 3A, जिसमें लिखा है कि अधिकतम 3 साल के लिए वेतन वृद्धि या इंक्रीमेंट को बिना संचयी प्रभाव यानी विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट के एक स्टेज नीचे करना। ये वित्तीय शब्दावली तो थोड़ी भारी लग रही है। कोई बात नहीं, इसे हम एक काल्पनिक उदाहरण से बहुत आसानी से समझते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए रमेश नाम का एक सरकारी कर्मचारी है जिसका वेतन अभी 60,000 रुपए है। ठीक है, रमेश की सैलरी 60,000 है और हर साल उसे 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है। अब रमेश से कोई गलती होती है और उसे 2 साल के लिए ये माइनर सजा मिल जाती है। ओके। इसका मतलब है कि अगले 2 सालों तक उसका वेतन 60,000 ही रहेगा।
जो 62,000 और 64,000 होना चाहिए थे वो नहीं होगा। तो रमेश को इन 2 सालों में आर्थिक नुकसान तो उठाना पड़ेगा, लेकिन 2 साल बाद क्या होगा जब सजा खत्म हो जाएगी? बस यहीं पर विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट यानी बिना संचयी प्रभाव का जादू काम करता है। वो कैसे? जैसे ही रमेश की 2 साल की सजा खत्म होगी ना, उसका वेतन सीधे छलांग लगाकर 64,000 रुपए पर पहुंच जाएगा। अरे वाह, मतलब वो वापस ट्रैक पर आ जाएगा? बिल्कुल, यानी वो उसी स्तर पर आ जाएगा जहां वो सजा न मिलने की स्थिति में होता। सजा के दौरान जो पैसा कटा वो तो गया, लेकिन भविष्य के लिए उसका कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ। उसकी स्पीड वापस सामान्य हो गई। समझ गया। ये तो सच में गेम में कुछ देर के लिए स्पीड कम होने जैसा ही है, लेकिन स्रोत बताता है कि मेजर पेनल्टी की शुरुआत ही इसी इंक्रीमेंट के संचयी प्रभाव यानी विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट से होती है। वहां रमेश के साथ क्या होगा? अगर रमेश को मेजर पेनाल्टी मिलती है ना, तो कहानी बिल्कुल ही बदल जाएगी। 2 साल बाद जब सजा खत्म होगी तो रमेश का वेतन 64,000 पर नहीं जाएगा। तो कहां जाएगा? वो वापस 60,000 से ही अपनी नई शुरुआत करेगा। मिट गए, और इसका असर सिर्फ अभी नहीं दिखेगा। और कब दिखेगा? 20 साल बाद जब रमेश रिटायर होगा ना, तो उसकी पेंशन भी उसी हिसाब से कम बनेगी, क्योंकि वो हमेशा अपने साथियों से 2 इंक्रीमेंट पीछे ही रहेगा। ये एक ऐसा घाव है जो पूरी सर्विस के दौरान कभी नहीं भरता। ये तो सच में बहुत बहुत कठोर सजा है। इसके अलावा मेजर पेनल्टी में निचले पद या ग्रेड पे डिमोशन करना और अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कंपलसरी रिटायरमेंट दे देना भी शामिल है। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे सबसे दिलचस्प बात उन 2 पेनल्टीज में लगी जो आपको गेम से यानी सिस्टम से ही बाहर कर देती हैं, रिमूवल और डिसमिसल। हाँ, ये दोनों सबसे चरम सजाएं हैं। मैं यही सोच रहा था कि दोनों में ही इंसान की नौकरी जा रही है, तो कानून ने इन दोनों के लिए 2 अलग-अलग नाम और नियम क्यों बनाए हैं? इन दोनों के बीच तकनीकी फर्क आखिर है क्या? ये प्रशासनिक न्याय का एक बहुत ही बारीक पहलू है जो स्रोत हमें समझाता है। देखिए, हर अपराध की गंभीरता एक जैसी नहीं होती है। जब किसी को रिमूवल की सजा मिलती है तो उसे अपनी वर्तमान नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और उसकी पिछली पेंशन भी खत्म हो जाती है। ठीक है। लेकिन कानून उसे सुधार का एक मौका जरूर देता है। वो इंसान भविष्य में किसी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। उसकी योग्यता हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। अच्छा, और डिसमिसल के मामले में क्या होता है? वापस के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? एकदम सही। डिसमिसल या बर्खास्तगी सबसे खूंखार सजा है। इसमें कर्मचारी भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए पूरी तरह से अयोग्य यानी डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। मतलब वो कभी सरकारी सिस्टम में वापस नहीं आ सकता? बिल्कुल नहीं। वो राज्य के किसी भी तंत्र का हिस्सा नहीं बन सकता। और स्रोत में इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार और आसान तरीका या निमोनिक बताया गया है। वो क्या है? उन्होंने कहा है कि डिसमिसल में डी है और डिस्क्वालिफिकेशन में भी डी है। अरे वाह, ये फॉर्मूला तो दिमाग में छप गया। डी से डिसमिसल और डी से डिस्क्वालिफिकेशन। है ना आसान? बिल्कुल। लेकिन इन नियमों को पढ़ते हुए ना मेरे दिमाग में एक बात खटकती है। ऐसा लगता है कि सरकार का हर नकारात्मक कदम एक पेनाल्टी ही है। ऐसा लगता जरूर है, पर स्रोतों में एक ग्रे एरिया का भी बहुत विस्तार से जिक्र है। कुछ ऐसे कदम हैं जो कर्मचारी के लिए बुरे तो हैं, लेकिन उन्हें सीसीए के रूल 11 के तहत पेनाल्टी माना ही नहीं जाता। हाँ, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जो सजा नहीं बल्कि व्यवस्था की जरूरत होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए दक्षता सीमा या जिसे एफिशिएंसी बार कहते हैं। कई पदों पर एक निश्चित समय के बाद कर्मचारी का मूल्यांकन होता है। अगर वो उस सीमा को पार करने लायक योग्य नहीं पाया जाता तो उसकी बढ़ोतरी रोक दी जाती है। अच्छा। इसी तरह अगर किसी को प्रमोशन ना मिले या 30 साल की लंबी सर्विस के बाद सरकार उसे सामान्य नियमों के तहत रिटायर कर दे तो इसे पेनाल्टी नहीं माना जाता। मतलब ये सिर्फ रूटीन प्रशासनिक कदम है जिनके लिए किसी लंबी जांच की जरूरत नहीं होती? एकदम सही। अच्छा, और क्या ऐसे भी मामले हैं जहां सीधे सबसे बड़ी सजा दी जाती है और कोई भी ग्रे एरिया या रियायत नहीं बरती जाती? हाँ बिल्कुल। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति यानी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के मामलों में सरकार का रुख बहुत ही स्पष्ट है। वो क्या है? एक विशेष एडवाइजरी है जो कहती है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता पकड़ा जाता है या उसके पास आय से बहुत ज्यादा संपत्ति मिलती है तो उसे केवल और केवल रिमूवल या डिसमिसल की सजा ही मिलनी चाहिए। ओह, कोई छोटी सजा नहीं? बिल्कुल नहीं।
कुछ बेहद दुर्लभ अपवादों को छोड़कर जहां मानवीय आधार पर कोई और फैसला लिया जाए, सामान्यतः ऐसे मामलों में सिस्टम से सीधे बाहर करने का ही नियम है। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत ही तर्कसंगत लगता है, लेकिन स्रोत में एक ऐसा हिस्सा है जो मुझे बहुत विरोधाभासी लगा। ये प्रोबेशनर से जुड़ा मामला है। हाँ, प्रोबेशनर्स का मामला थोड़ा पेचीदा है। स्रोत बताता है कि एक सेक्शन ऑफिसर जो प्रोबेशन पर है, वो दरअसल एक स्थायी कर्मचारी होता है। उसे छुट्टियां, वेतन, भत्ते सब परमानेंट कर्मचारियों की तरह ही मिलते हैं। जी बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन जब उसे नौकरी से निकालने की बात आती है तो प्रशासन CCS टेम्पररी सर्विस रूल्स के रूल 5 का इस्तेमाल करता है, जहां सिर्फ 1 महीने का नोटिस या 1 महीने की सैलरी देकर उसे निकाला जा सकता है। हाँ, ये हिस्सा अक्सर लोगों को उलझन में डाल देता है। एक मिनट, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर वो एक अस्थायी कर्मचारी नहीं है और परमानेंट पोस्ट पर बैठा है, तो आप उसे किसी दिहाड़ी मजदूर की तरह 1 महीने के नोटिस पर कैसे निकाल सकते हैं? मैं समझाती हूँ। और इससे भी बड़ी बात, स्रोत कहता है कि अगर वही प्रोबेशनर कोई छोटी गलती करे, जैसे सहकर्मी से झगड़ा कर ले, तो आप उसे निकालने के बजाय CCS CCA की लंबी प्रक्रिया अपना के सिर्फ सेंसर की सजा देते हैं। जी, मतलब छोटी गलती के लिए आप लंबी न्यायिक प्रक्रिया अपना रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो काम के लायक ही नहीं है, तो आप उसे बिना सुने 1 महीने में बाहर कर रहे हैं। क्या ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है? आपका ये विरोध बहुत ही स्वाभाविक है, और आपको बता दूं कि कई बार ये मामला अदालतों में भी गया है। अच्छा, तो कोर्ट क्या कहता है? इसे समझने के लिए हमें प्रोबेशन के असली कानूनी मतलब को समझना होगा। देखिए, किसी कर्मचारी का परमानेंट या अस्थायी होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी पोस्ट कैसी है। ठीक है, पोस्ट स्थायी है। पोस्ट स्थायी है, इसलिए उसे सारे वित्तीय फायदे मिलते हैं। लेकिन प्रोबेशन दरअसल एक टेस्टिंग पीरियड है। अदालतें मानती हैं कि जब तक प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो जाता, तब तक उस पद पर कर्मचारी का जो अधिकार है वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता। तो इसका मतलब प्राकृतिक न्याय का नियम यहाँ थोड़ा अलग तरीके से लागू होता है। पेशनर सहकर्मी से झगड़ा करता है तो वह एक मिसकंडक्ट या दुर्व्यवहार है। दुर्व्यवहार के लिए आप उसे बिना जांच के सजा नहीं दे सकते, इसलिए CCS CCA की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बिल्कुल, ताकि उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिले। लेकिन जब प्रशासन को लगता है कि यह व्यक्ति इस नौकरी के लायक ही नहीं है, मतलब इसका काम करने का तरीका या क्षमता अपर्याप्त है, तो वे उसे सजा नहीं दे रहे होते। तो वे क्या कर रहे होते हैं? वे बस यह तय कर रहे होते हैं कि टेस्टिंग पीरियड फेल हो गया है, इसलिए वहां किसी लंबी जांच की जरूरत नहीं समझी जाती और रूल 5 का इस्तेमाल करके सेवा समाप्त कर दी जाती है। यह सजा नहीं है, बल्कि एक तरह का प्रशासनिक अलगाव है। अरे वाह, ये एक बहुत ही बारीक कानूनी धागा है, लेकिन अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया मेरे लिए। सजा और सेवा समाप्ति के बीच का ये फर्क ही तो इस पूरी व्यवस्था को पचाता है। एकदम सही। अब जाहिर सी बात है, किसी को डिसमिस या रिमूव करने से पहले एक लंबी जांच प्रक्रिया तो होती होगी, और रातों रात तो किसी को बाहर नहीं किया जा सकता ना। हाँ, जांच तो लंबी चलती है। तो उस लंबी जांच के दौरान उस कर्मचारी का क्या होता है? और मुझे लगता है यहीं से रूल 10 यानी सस्पेंशन या निलंबन की एंट्री होती है। बिल्कुल, सस्पेंशन एक ऐसी त्रिशंकु अवस्था है जहां कर्मचारी ना तो पूरी तरह से नौकरी में होता है और न ही नौकरी से पूरी तरह बाहर होता है। तो ये कब लागू होता है? ये तब लागू होता है जब कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई पेंडिंग हो, या जब राज्य की सुरक्षा को कोई बड़ा खतरा हो, या फिर कोई बहुत ही गंभीर आपराधिक केस चल रहा हो। अक्सर अखबारों में हम हेडलाइंस पढ़ते हैं ना कि फलां अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, और आम जनता सोचती है कि चलो अधिकारी को सजा मिल गई। हाँ, लोग ऐसा ही सोचते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या कानूनी तौर पर सस्पेंशन अपने आप में कोई सजा नहीं है? क्या ये सिर्फ सिस्टम में एक पॉज बटन की तरह काम करता है? आप इसे बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ रहे हैं। तकनीकी और कानूनी तौर पर सस्पेंशन कोई पेनाल्टी नहीं है। रूल 11 की 9 पेनाल्टीज में इसका नाम कहीं नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका मकसद क्या है? ये सिर्फ एक एहतियाती कदम है। सोचिए, अगर किसी बड़े अधिकारी पर टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप है और वो उसी कुर्सी पर बैठा रहे, तो वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके सबूतों को नष्ट कर सकता है ना? हाँ, या जूनियर गवाहों को डरा धमका सकता है। बिल्कुल, इसीलिए उसे जांच पूरी होने तक फाइलों और दफ्तर से दूर रखा जाता है। और इसी में ना एक बहुत ही कड़ा नियम भी है, डीम्ड सस्पेंशन। ये स्वतः ही सस्पेंड हो जाना कैसे काम करता है? यदि कोई सरकारी कर्मचारी
किसी भी कारण से 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत या कस्टडी में रहता है या उसे किसी भी कोर्ट से 48 घंटे से अधिक की जेल की सजा होती है, तो क्या होगा? तो उसे कागजी आदेश का इंतजार किए बिना स्वतः ही निलंबित मान लिया जाता है। मतलब प्रशासन को किसी फाइल के पास होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ मुझे बड़ी खामी नजर आ रही है सिस्टम में। वो क्या? मान लीजिए किसी ईमानदार अधिकारी के खिलाफ कोई झूठी शिकायत कर दे या दुर्भावना से उसे सस्पेंड कर दिया जाए। हमारे यहाँ भारत में जांच तो सालों साल चलती रहती है। हाँ, ये तो है। तो वो बेचारा अधिकारी तो आधी सैलरी पर जीवन भर के लिए अधर में लटक जाएगा। ये तो किसी बड़ी सजा से भी बुरा है। आपका ये डर बहुत वाजिब है और इतिहास में ऐसा हुआ भी है कई बार। तो इसका कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए 1965 के इन नियमों में समय समय पर संशोधन करके एक बहुत ही मजबूत चेक एंड बैलेंस जोड़ा गया है। अच्छा, वो क्या है? सस्पेंशन को अब अनिश्चित काल के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता। नियम ये है कि निलंबन के 90 दिन के भीतर एक स्वतंत्र रिव्यू कमेटी द्वारा उसकी समीक्षा होनी ही चाहिए। और अगर 90 दिन तक प्रशासन सोता रहे और कोई रिव्यू ना हो तो 91वें दिन वो सस्पेंशन अपने आप अमान्य हो जाएगा और अधिकारी वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नियम है। और सुनिए, अगर रिव्यू कमेटी को लगता है कि जांच के लिए सस्पेंशन बढ़ाना जरूरी है, तो भी वे इसे एक बार में अधिकतम 180 दिन ही बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उन्हें फिर से इसका रिव्यू करना होगा। ये समय सीमा कर्मचारियों को बिना वजह सालों तक लटके रहने से बचाती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बचाव है। ये सुनकर सच में बहुत तसल्ली होती है। अगर हम इस पूरी व्यवस्था को एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये सिर्फ कुछ नीरस या बोरिंग दस्तावेज नहीं है। एकदम सही। ये उस विशाल मशीनरी के वो जटिल गियर्स हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अधिकारी अपनी मनमर्जी से किसी को सजा ना दे पाए। मतलब हर सजा का एक तय स्तर है, हर प्रक्रिया का एक नियम है। और साथ ही कामचोरी या भ्रष्टाचार करने वालों के लिए बर्खास्तगी जैसे सख्त कदम भी मौजूद हैं। सिस्टम पूरी तरह से संतुलित है। प्रशासन में जवाबदेही इसी तरह तय होती है। यह जानना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह हमें बताता है कि हमारे देश का ढांचा किस कानूनी नींव पर खड़ा है। जी बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों से मेरे दिमाग में एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है और मैं चाहूंगा कि जो भी इस चर्चा को सुन रहे हैं वो भी इस पर विचार करें। हाँ, बताइए। 1965 में जब ये नियम बने थे तब दुनिया बहुत अलग थी। वो टाइपराइटर, लाल फीते और कागजी फाइलों का जमाना था। जी सही बात है। लेकिन आज हम एक हाइपर कनेक्टेड डिजिटल युग में जी रहे हैं। आज जहां किसी सरकारी कर्मचारी का एक गलत ट्वीट या किसी विवादित यूट्यूब वीडियो पर किया गया एक कमेंट या फिर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया गया कोई मैसेज कुछ ही सेकंड में वायरल होकर मिसकंडक्ट बन सकता है। ये सोचने वाली बात है। क्या ये 60 साल पुराने नियम आज के इस रॉकेट जैसी गति के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं या फिर इस व्यवस्था को अब एक बड़े डिजिटल अपग्रेड की जरूरत है? ये कुछ ऐसा है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। ये वाकई आज के दौर का सबसे प्रासंगिक सवाल है और इस शानदार और गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया इतनी बारीकियों को सरल भाषा में समझाने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई पड़ताल के साथ।